वेलकम टू दी थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन। लेट्स कंटिन्यू। तो हमने देखा था कॉज ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर कि क्या कारण रही थी। तो ये चीज़ मैंने पार्ट सेकेंड में बता दिया था। नाउ वी विल सी आउटब्रेक, यानी कि ये जो युद्ध था ये फैला कैसे। द आउटब्रेक ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर जो कि चला था 1861 से 1865 तक। The secession of the southern states ultimately led to the outbreak of the civil war on April 12th 1861। यार देखो, अगर कोई हमारा स्टेट है, जैसे हमारा इंडिया है ना, तो आपको पता है 1947 में ना, 1947 में जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो हैदराबाद है ना, हैदराबाद अभी जो आज का हैदराबाद है, तेलंगाना हैदराबाद, तो हैदराबाद बोला ना कि हमको इंडिया में नहीं रहना है, हमको एक सेपरेट कंट्री चाहिए। अब आप बताओ, हैदराबाद इंडिया के पूरे बीचों बीच है, उसे हम लोग सेपरेट कंट्री कैसे थे। ठीक है, तो ऑपरेशन पोलो, एक ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, और ऑपरेशन पोलो के तहत ना वहाँ के जो राजा थे उसको पूरा कंट्रोल करके अच्छे से बैठा के उसको समझाया, तब जाके कहीं वो माना। ठीक है, तो हम लोग में फिर हैदराबाद हम लोग में समाया, मतलब इंडिया में आया। ओके, तो वैसे ही ये जो साउथ वाला था, तो ये सब बोल रहा था कि हम लोग को स्लेव का ज़रूरत है और हम लोग आपसे टूटना चाहते हैं, मतलब नॉर्थ अमेरिकन को बोला। और कुछ दिन पहले ही ये सब वॉर करके ये सब इंडिपेंडेंस डेज बना। अब सोचो जरा कि अगर ये टूट जाएगा तो कैसा लगेगा। तो नदन वाले थे ना कि ऐसे कैसे टूटने दे इसको, तो यहाँ पे वॉर हो गया विच एंडेड इन 1865, जो कि ख़त्म हो गया 1865 में। ए सिविल वॉर इज़ वॉर बिटवीन नंबर ऑफ विद द मेंबर ऑफ द सेम सोसाइटी। तो सिविल वॉर उसी को बोलते हैं जो सेम सोसाइटी के जगह पे वॉर हो। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, घर पे भी अगर आपके भाई बहन होंगे तो आप लोग पे ज़रूर ही मार होता होगा, और वो भी एक तरह का सिविल वॉर ही है। The issue of slavery affected presidential election in USA in the 1850s and 1860s। तो ये वॉर के कारण ना जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था इसमें बाधा आ गया। जैसे कैसे कोरोना में भी मतलब कि बहुत सारे एरिया में इलेक्शन को लेके प्रॉब्लम हुआ था ना, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी प्रॉब्लम हुआ था। Abraham Lincoln, who became the president of America in 1860, was from the north। ये जो अब्राहम लिंकन थे ये नॉर्थ से थे, नॉर्थ यानी कि इंडस्ट्री जिधर बहुत सारे फैक्ट्रीज थी लगी हुई, उधर के थे। एंड हैड कम टू पावर विद द एम ऑफ एबोलिशिंग स्लेवरी इन यूएसए। और ये सत्ता में आए ये बोलकर कि अब हम ये जो प्रथा है, दास प्रथा यानी कि स्लेवरी, नौकरशाही, ये सब ख़त्म कर देंगे। Slavery was considered to be bolt on the American society as its constitutions granted everybody an equal status। तो एक अभिशाप के जैसा देखा जाने लगा अमेरिका में। और अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि वहाँ का जो संविधान है उसमें लिखा गया था कि सभी को इक्वल आज़ादी मिलेगी, पर यहाँ तो नहीं मिल रहा था ना इक्वल आज़ादी। तो जो नॉर्थ वाले थे वो फेवर में थे कि हटाओ ये सबको, दास प्रथा को ख़त्म करो। द स्टेट्स इन द नॉर्थ और द फ्यूडरल यूनियन लेट द प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन फॉट द वॉर नॉट ओनली टू एबॉलिश स्लेवरी बट ऑल्सो टू एस्टेब्लिश दैट नो स्टेट कैन सीसीड फ्रॉम द यूनियन। मतलब कि वॉर दो चीज़ के लिए हुई, एक चीज़ तो था कि स्लेवरी हटाना है, ये दास प्रथा हटाना है, और दूसरा था कि ये ध्यान रहे कि कोई भी स्टेट टूटे ना अमेरिका से। ठीक है, कोई भी स्टेट टूटे ना अमेरिका से। तो दो चीज़ों पर वॉर हुई। वॉट एवर द इशू माइट बी, द अमेरिकन सिविल वॉर जो कि 1861 से लेकर सेक्शन 5 तक चला था, ए बिटरली फॉट वॉर ऑल्सो इंट्रोड्यूस सम एलिमेंट ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर। तो ये जो वॉर हुआ ना ये बहुत ही खतरनाक वॉर हुआ, और बहुत सारे नए नए हथियार भी बनाए गए थे इस वॉर में। मस्केट्स वॉज रिप्लेस्ड बाय राइफल्स एंड अर्ली मशीन गन्स। और मस्केट के जगह में अर्ली मशीन गन का यूज़ हुआ। armored steam powered ship and other modern weapons which began to be used। और भी मतलब बहुत सारे बारूद, मतलब कि उसका एडवांस तरीके से इस्तेमाल होने लगा। सबमरीन एंड बलून्स टू ऑब्जर्व द मोमेंट ऑफ एनिमल्स ऑल्सो वर यूज्ड। और उस वक्त सोच लो आप, आज भी इंडिया के पास ज़्यादा सबमरीन नहीं है,
ठीक है, हमको लगता है कि आई एम नॉट श्योर बट 3 से 4 ही सब मरीन है। ठीक है, सब मरीन का मतलब पनडुब्बी। और सोचो ये सब 1861 में ये सब के पास सब मरीन था। तो अमेरिका यहाँ से डेवलप होना स्टार्ट हो चुका था। Communication and transport system were also being advanced this time, और बहुत एडवांस हो चुका था। कम्युनिकेशन यानी कि बात करने का, जो भी एक जगह से दूसरी जगह बात करने के लिए मैसेज पहुंचाना, ये सब बहुत एडवांस हो चुका था। और ट्रांसपोर्ट भी बहुत हो चुका था एडवांस। टेलीग्राफ वॉज यूज एक्सटेंसिवली एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर। जो टेलीग्राफ का यूज़ है, टेलीग्राफ उसका इस्तेमाल हुआ पहली बार इसी युद्ध में। द स्टीम बोट्स एंड द रेल रोड स्टीम इंजन वर यूज, और स्टीम इंजन का भी इस्तेमाल और स्टीम बोट का भी इस्तेमाल हुआ था इस वॉर में। मोस्ट ऑफ द वॉर फॉट इन द सदर्न स्टेट, और बहुत ज़्यादा जो वॉर है वो सदर्न स्टेट में लड़ी गई। ऑलमोस्ट 6 लाख मैन वर किल्ड एंड मैनी अदर वेयर वुंडेड। मतलब बहुत कोई को चोट लगा था। बट आप इस नंबर पे ध्यान दो, 6 लाख कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है यार। 6 लाख लोग मरे थे एक वॉर में। अगर 6 लाख लोग मरेंगे तो सोच लो कितना होगा। बहुत ज़्यादा और बहुत खूनखार ये युद्ध हुआ था। बस आप इमेजिन कर लो 6 लाख कितने होते हैं। अमेरिकन सिविल वॉर जो कि 4 साल के लिए चला था, तो 4 साल में 6 लाख लोग मरे थे, दोनों साइड से मरे थे। ठीक है, 6 लाख लोग मरे थे, जो कि कैसा नंबर है, बहुत ज़्यादा नंबर है। आप सोच कर देखो 6 लाख कितने होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तो अब दूसरा चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ये गेटिसबर्ग एड्रेस। ठीक है, ये गेटिसबर्ग एड्रेस ना, एक वॉर हुआ था, वो भी 3 दिन का ही वॉर हुआ था। और आप बस सोचो कि इस 3 दिन के वॉर में ना 50,000 सोल्जर्स जो है वो मारे गए थे। 50,000, वो भी 3 दिन में। इट्स अ ह्यूज नंबर यार। मतलब आप एक बार इमेजिन करो कि 50,000 कितना होता है, और उतना लोग ना 3 दिन में मरे गए थे। ये गेटिसबर्ग एड्रेस है वो उसमें। ठीक है, तो अब ये गेटिसबर्ग एड्रेस क्या है वो बताता हूँ। द बैटल एट गेटिसबर्ग वॉज द ब्लडिएस्ट, एकदम खूनखार। Almost 50,000 soldiers were killed in 3 days of fighting in July 1863। 1860 में 3 दिन की लड़ाई में 50,000 सोल्जर्स को मारा गया था। लिंकन वॉज इन्वाइटेड टू डिलीवर ए स्पीच। लिंकन को बुलाया गया एक स्पीच डिलीवर करने, स्पीच देने के लिए एट द नेशनल सेरेमनी सेमेंटरी। लिंकन स्पोक अबाउट द सर्वाइवल ऑफ द नेशन। तो उस स्पीच में ना लिंकन बताए थे कि हमें एक नेशन बन के रहना बहुत ज़रूरी है। नेशन यानी कि हमें सब मिलजुल के रहना बहुत ज़रूरी है। नॉर्थ को भी मिलकर रहना होगा साउथ के साथ, और साउथ को भी मिलकर रहना होगा नॉर्थ के साथ आफ्टर द वॉर। ठीक है, फ्रीडम। द स्पीच बिकम फेमस, और ये जो स्पीच है ना ये फेमस हुआ हिस्ट्री में ये गेटिसबर्ग स्पीच करके, वेयर ही इश्यूड द इमेनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन। ठीक है, एंड एबोलिश्ड स्लेवरी इन द सदर्न। Henceforth, the federal troops marched on to the southern state, and by April 1865, Robert Lee has surrendered to Union General Ulysses Grant। तो ये गेटिसबर्ग एड्रेस के बाद जो है ना सब कुछ शांत हो गया। ये जो सती प्रथा थी ये ऑफिशियली ख़त्म हो गया, और जो अपोनेंट था वो सरेंडर कर दिया कि अब हमसे नहीं मार हो पाएगा, अब हम अपने आदमी को मरते हुए नहीं देख सकेंगे। ठीक है, ये सब आदमी को अपोजिट साइड वाले जो थे इसको समझ में ही नहीं आ रहा था। इसको समझना चाहिए था ना, इतने लोग मर रहे हैं। दास प्रथा में जो अफ्रीकन्स थे उन्हें बहुत बुरे कंडीशंस में रखा जाता था। खैर चलो, तो कॉज ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर आप समझ गए कि क्या कारण था। आउटब्रेक, कि कैसे ये फैला पूरा, ये भी आप समझ गए। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो इफेक्ट ऑफ द सिविल वॉर। अब मारवाड़ तो हो गया भाई, चलो मारवाड़ हो गया। अब मारवाड़ के बाद का क्या सीन था, अमेरिका किस हालत में था, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ द सिविल वॉर। द फेडरलिस्ट वेंट अबाउट रिस्टोरिंग द यूनियन आफ्टर द सिविल वॉर वॉज ओवर। तो जब सिविल वॉर ख़त्म हो गया तो वहाँ के जो गवर्नमेंट थे, जो भी क्षति हुई थी, जो भी नुकसान हो गया था, वो सभी को फिर से ठीक करने के लिए जुट गए।
they started the process of repealing the act of secession and also accepted the seceded state as a part of the union। और जो स्टेट जो seceded मतलब जो भागना चाहता था, जो टूटना चाहता था, उसको भी पकड़ के एकदम लाए, बोले किधर भी नहीं भागना है, रहो यहाँ पे, ठीक है, तो रखे उसको। फिर द 13th अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार करना, ठीक है, अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार करना। तो द 13th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ के जो संविधान थे वहाँ पे सुधार किया गया, विच सॉट टू एबोलिश स्लेवरी वॉज फाइनली अडॉप्टेड इन 1865। और ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया कि ये जो स्लेवरी है इसे पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहिए। द कंट्री वॉज रीयूनाइटेड, अब क्या हुआ, कंट्री सभी रीयूनाइट हो गया, सभी एक साथ हो गया। बट मैनी न्यू प्रॉब्लम इमर्ज्ड, पर बहुत सारे नए नए प्रॉब्लम्स आ गए। द नॉर्दर्न स्टेट डिफाइंस द पैरामीटर ऑफ गिविंग सिटीजनशिप एंड सॉट टू प्रिवेंट एनी स्टेट फ्रॉम शोइंग अनफेयरनेस टुवर्ड्स एनी क्लास ऑफ सिटीजन, but the southern states lay in ruin. So the successor of Abraham Lincoln adopted a policy to reconstruct the economy of the South. तो देखो, नॉर्थ वाले तो ये वॉर जीत गए थे और बहुत मार मारे थे साउथ वाले को, और साउथ वाले को इतना मार मारे कि सब कुछ इसका तहस नहस हो गया। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो साउथ वाले थे वो थोड़ा देहाती कल्चर के थे। देहाती से मेरा मतलब होता है कि गांव का कल्चर, ठीक है, और जो नॉर्थ वाले थे वो थे शहरी कल्चर। तो क्या हुआ, साउथ वाले तो पूरे तहस नहस हो गया, और ऊपर से ये सब इतना पिटाए थे, सभी से इतना पिटाए थे कि ये सब के पास शक्ति नहीं था कि ये सब अपना साउथ वाला पार्ट को फिर से खड़ा कर सके। मतलब जो भी क्षति पूर्ति हुई है ना, तो उसका मतलब फुलफिल नहीं कर पाए, उनके पास था ही नहीं। तो उसके बाद जो सक्सेसर था अब्राहम लिंकन का, सक्सेसर मतलब अब्राहम लिंकन के बाद जो प्रेसिडेंट बने, तो वो एक पॉलिसी लाए, ठीक है। एज अ रिजल्ट द नेक्स्ट 10 years इन अमेरिका हिस्ट्री नोन एज द रिकन्स्ट्रक्शन पीरियड। और इस मतलब जब ये सारा कुछ हो गया, फिर जब सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था, सब चीज़ की मरम्मत हो रही थी, तो उसके बाद के 10 साल को बोला गया अमेरिका में द रिकन्स्ट्रक्शन पीरियड, क्योंकि सब चीज़ जो टूट फूट गए थे उन्हें रिकन्स्ट्रक्ट किया जा रहा था। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया? तो यार अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो यही तो है अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ठीक है। अमेरिका को इंडिपेंडेंस कैसे मिला आपको पूरा समझ आ गया होगा अब तो, है ना, ठीक है। तो ये थी भाई, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें मैंने सारी बातें बताई कि कैसे आज़ाद हुआ अमेरिका, क्या क्या चीज़ें थी, मतलब कितने सारे मार धाड़ हुए, ये सभी बातें मैंने आपको बता दी। मैं ये उम्मीद करता हूँ और बहुत ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो मैं अब आपको बताऊंगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। उससे पहले मैं आपको बस यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर अमेरिकन रिवॉल्यूशन पढ़ लियो तो थोड़ी देर ब्रेक ले लो, रेस्ट कर लो, उसके बाद आप फ्रेंच रेवोल्यूशन सुनना, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं इसी वीडियो में कंटिन्यू करूँगा, ठीक है ना। तो आप थोड़े से रेस्ट कर लो, वीडियो को एग्जिट कर लो, फिर आप वापस आके देखना, ठीक है, क्योंकि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो बिल्कुल फ्रेश चीज़ है, ठीक है। वो इस लेसन में वो दूसरा चैप्टर है, ठीक है ना। तो अभी हमने पढ़ लिया अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अब बारी है फ्रेंच रेवोल्यूशन की बारे में पढ़ना। तो चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ना, बट आप जाकर थोड़ा सा ब्रेक ले लो, उसके बाद ब्रेक से वापस आओ और 13 मिनट 35 सेकेंड से वीडियो रेडी करना। द फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रॉम 1789 to 1799। The American War has greatly impacted French soldiers who had fought against the British as volunteers, supporting the fight for democracy in America. तो फ्रेंच जो अमेरिकन वॉर हुआ था ना, ये पूरे दुनिया को ना हिला के रख दिया था, क्योंकि जिस वक्त अमेरिका को जीत मिली ना, जिस वक्त इंडिपेंडेंस मिला अमेरिका को, उस वक्त ना बहुत सारा कॉलोनीज़ ये ब्रिटेन वाले बना के रखे थे, और इस वक्त इंडिया पे भी ये सब अपना कब्जा दबदबा चुके थे, समझ रहे हो ना। तो अंदर लोगों के अंदर में ना ये आज़ादी का भावना जाग चुका था। Who had fought against the British as volunteer। तो जो फ्रेंच सोल्जर थे ना, फ्रेंच सोल्जर वो फाइट किए थे ब्रिटेन के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ, ठीक है। और वॉलंटियर किए थे, वॉलंटियर किया मतलब साथ दिए थे अमेरिकन्स का।
The French Revolution is one of the greatest element in European history with far-reaching consequences. At it lasted for a period of 10 years. Starting in 1789, 10 साल तक ये वॉर चली थी, ठीक है। तो 1789 में शुरू हुई थी ये वॉर। द क्रिएशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सून गैदर्ड मोमेंटम एंड टर्न इनटू अ मोमेंट अगेंस्ट अ मोनार्की। ठीक है, देखो मोनार्की किस कहते किसे हैं। मोनार्की का मतलब होता है जहाँ पर राजा, ठीक है, राजा जो होता है वो देश पर शासन करता है ना, तो वहाँ पे होता है मोनार्की। तो आपके माइंड में आएगा एक क्वेश्चन कि सर कि अभी भी आज भी कोई दुनिया ऐसा है क्या, दुनिया में कोई देश ऐसा है क्या जहाँ पर मोनार्की है। तो हाँ, मोनार्की ना अगर आज भी आप देखो ना तो मोनार्की जो है वो मतलब कौन से कंट्री जो है हमारे ऊपर हमारे ऊपर है ना, सिक्किम के बगल में भूटान, तो वहाँ पर अभी भी मोनार्की है, वहाँ पे अभी भी राजा रानी रहते हैं, ठीक है। और एक होता है तो जहाँ पे पहले ये समझ लो, जहाँ पर कोई राजा रानी अभी भी रूल करे तो उसको कहते हैं मोनार्की। और जहाँ पर कोई आर्मी का लीडर वो रूल करे उसको कहते हैं डिक्टेटरशिप, ठीक है, डिक्टेटरशिप। तो आप एग्जाम्पल में दे दो, हमारा जो पड़ोसी देश है ना म्यांमार, ठीक है, और हमारे जो बगल में है नल्ला पाकिस्तान, तो नल्ला पाकिस्तान में भी ना एक शहनवाज क्या नाम था उनका, परवेज मुशर्रफ, वो भी आर्मी के चीफ थे, ठीक है। और अभी भी ना हमारे पड़ोसी देश है म्यांमार, वहाँ पर भी अभी भी डिक्टेटरशिप है, ठीक है। तो ये सभी ना डिक्टेटरशिप है, यानी कि ये सब आर्मी के चीफ है और पूरे कंट्री पर रूल करते हैं। और इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडिया में जो राजा होता है ना तो उस राजा को हम लोग मिलकर चुनते हैं, ठीक है। तो आप ये मोनार्की का मतलब समझ गए, ठीक है। मैं आगे बढ़ूँ इस चैप्टर पे, मैं ना आपको पहले एक बार फ्रांस दिखा देता हूँ वर्ल्ड मैप में, ताकि आपको सारे पिक्चर्स ना क्लियर हो जाएंगे। ये है अपना पूरा प्यारा सा दुनिया, और इस प्यारी सी दुनिया में यहाँ पर है हमारा भारत, ठीक है, यहाँ पर है हमारा भारत। और ये जो कंट्री है ना, ये सारे इसके कहते हैं हम लोग यूरोपियन कंट्रीज़, यहाँ से नीचे से लेके ये ऊपर तक, यहाँ तक ये सारे क्या है, यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देखो, अब मैं जूम करता हूँ तो देखो ये जो यूनाइटेड किंगडम है, आयरलैंड है, तो इसको जब मैं मिला दूंगा ना तो इसे ही कहेंगे हम लोग ग्रेट ब्रिटेन, क्लियर, ग्रेट ब्रिटेन। और इसके नीचे देखो यहाँ पर एक देश है फ्रांस, ये जो पर्पल कलर का है ना, तो इसे ही कहते हैं हम लोग फ्रांस, ये फ्रांस है, क्लियर। तो अब मैं आपको बताता हूँ, तो मैंने जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन बता रहा था उसमें पर मैंने बताया था ना कि यहाँ का जो राजा था वो था जेम्स III, ठीक है। और जेम्स III ने अपने एक चमचा यानी कि एक नौकर को भेजा जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। वो आर्मी लेके यहाँ पे आया अमेरिका में ये सबको मारने के लिए। और यहाँ का जो आर्मी था उसका जो लीडर था उसका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन। तो उसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को इतना मारा कि हालत ख़राब कर दिया मार मार के। तो जेम्स III बोला कि ठीक है आज़ादी दे देंगे तुमको, लेकिन बोला कि यहाँ से ना तुम जॉर्ज वॉशिंगटन को इंग्लैंड लेके आओ, ठीक है। तो जॉर्ज वॉशिंगटन को भी डर लग गया कि अगर इंग्लैंड जाएंगे तो हमको भी मारेगा। तो इस दोनों मतलब कोई ना तो ये जेम्स III आना चाह रहा था यहाँ, ना ही जॉर्ज वॉशिंगटन जाना चाह रहा था यहाँ। तभी फ्रांस के राजा महाबकलोल, मतलब आप याद रखना, ठीक है, बकलोल थे, इनका नाम था लुइस 16। ये बोले कह रहे तुम लोग झगड़े क्यों कर रहे हो, तुम लोग दोनों मेरे पास आ जाओ, ठीक है, हम तुम लोग का मतलब सुलझा देंगे जो भी दिक्कत है। तो यहाँ से आया जॉर्ज वॉशिंगटन और लॉर्ड कॉर्नवालिस को पकड़ के लाया। फिर यहाँ से जेम्स III आया और दोनों मिलके ट्रीटी ऑफ जो पेरिस था, तो वहाँ पे ट्रीटी ऑफ पेरिस में साइन हुआ कि अमेरिका भी एक देश है, ठीक है। तो उस वक्त जो राजा थे ना वो थे लुइस 16, और उसी राजा के बारे में पढ़ेंगे। और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे ना हम लोग इसी देश के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हो जाओ, फ्रेंच रेवोल्यूशन इसी के देश के बारे में पढ़ना है हमें। In the 18th century, France was a feudal society under the authority of the monarch. फ्रांस में भी था फ्यूडरल सोसाइटी का मतलब आई होप आपको पता ही होगा, क्योंकि अभी हमने देखा इतनी देर से। फ्यूडरल सोसाइटी होता है जहाँ पर छोटे छोटे स्टेट्स मिलाकर एक गवर्नमेंट बनाते हैं।
इट वॉज डिवाइडेड इंटू 3 क्लास। तो ये ना 3 क्लासेस में डिवाइडेड थे। जो अपर क्लास था तो उसके बोलते थे द क्लर्जी, ठीक है, क्लर्जी या चर्च ऑफिशियल्स। और एक बात मैं बता दूं कि आप बुरा मत मानना, बट मतलब कि बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये सब जो 18th सेंचुरी का पीरियड था ना, तो जो चर्च होता था ना, चर्च, वो अपने आप को ना भगवान से भी ऊपर मानता था। मतलब इतना ये सब टॉर्चर किया है आम लोगों पर ना कि क्या मैं बताऊँ। और हम लोगों ने देखा है ये सारी बातें चैप्टर 1 में, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है ना, आप जाकर प्लीज़ देखो, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा उस चैप्टर से। तो जो चर्च था ना, वो बहुत टॉर्चर किया था और ख़ुद को एकदम सुपीरियर समझता था, ठीक है। अभी सब कुछ ठीक है यार, मतलब मैं बस बता रहा हूँ 18th सेंचुरी का सोसाइटी कैसा था, ठीक है। तो आप अब यहाँ पे आओ, बैक टू द टॉपिक, कि 3 क्लासेस में डिवाइडेड थे। जो पहला था उसे बोलते थे क्लर्जी या फिर चर्च ऑफिशियल्स, एंड द नोबिलिटी एट द टॉप। नोबिलिटी मतलब बड़े बड़े लोग, राजा सब, ये सब थे टॉप पे एकदम, राजा और चर्च के ऑफिशियल्स, ठीक है, टॉप पे थे। एंड एट द बॉटम वर द कॉमनर्स एंड और द पीजेंट्स, वर्कर एंड द बियो क्या है बियोर जियोसिस, मतलब मर्चेंट, ट्रेडर्स, डॉक्टर्स, टीचर, ये सारे थे मिडिल क्लास में, ठीक है। अब देखो, the first two classes lived in a luxury and did not have to bear the burden of taxation। ये जो 2 क्लास के बारे में मैंने बताया ना, ये सब बहुत मस्ती से ज़िंदगी जीते थे और ये सब कोई भी टैक्स नहीं पे करते थे, कोई भी इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। द कॉमनर्स वर द अंडर प्रिविलेज्ड, इवन द रिच मिडिल क्लास कंसिस्टिंग ऑफ मर्चेंट एंड फैक्ट्री ओनर फेल इनटू दिस कैटेगरी। दे हैड वेल्थ बट नो पॉलिटिकल राइट, दे हैड टू पे हेवी टैक्सेस। जो थर्ड कैटेगरी के लोग थे ना, सबसे ज़्यादा वही दब के रहते थे क्योंकि सारा टैक्स उन्हीं को ही देना पड़ता था। They had to pay heavy taxes and they resented the privilege enjoyed by aristocrats। Aristocrats मतलब होता है जो बड़े बड़े क्लास के लोग होते हैं। The workers and the peasant who suffered as a result of the existing social system wanted to changes। और जो दब रहा था, देखो आप कितना दिन किसी को टॉर्चर करोगे, ठीक है। ये सब किसान था, छोटे छोटे मर्चेंट थे, ये सब थे, बट इनको दबाया जा रहा था, इनसे टैक्स लिया जा रहा था। पर कितने दिन तक आप उनको दबाओगे? एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि इन लोगों का भी माथा फिरेगा। तो वो दिन आ गया। ये सब चाह रहे थे कि अब सोशल सिस्टम में चेंजेस चाहिए। French philosopher like Voltaire and Rousseau inspired people with revolutionary idea of liberty, equality of all men in the society। तो ये कुछ philosophers थे। फिलोसोफर का काम मैंने बताया था, फिलोसोफर का काम ही होता है उकसाना। अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप किसी फिलोसोफर के पास जाओ और आप उनसे बस बोलो कि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। फिर वो ऐसी ऐसी बातें आपको बोलेंगे ना कि आप 8-8 घंटे पढ़ाई करने लगोगे। तो यहाँ पर तो लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा था, इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो जो ये सब फिलोसोफर थे ना, ये सब अंदर में एकदम आग उबाल दिए पूरा कि अरे कर क्या रहे हो तुमको दबा रहा है, तुम आवाज़ नहीं उठा सकते, ऐसे से बातें करके द इविल्स पेनिट्रेटेड बाय द एरिस्टोक्रेट्स किंग लुइस 16। ये जो है ना 16 है, ये रोमन नंबर में। हिज एम्बिशियस वाइफ मैरी Antoinette, the clergy and the nobility were highlighted. The king and his wife managed to empty the treasury with their pleasure-loving and extravagant lifestyle। ये और इसकी जो वाइफ थी ना, मतलब इतने ये सब लग्जरियस लाइफ जीते थे ना कि मैं क्या बताऊँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीते थे और बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिए थे जो लोअर मिडिल क्लास हैं उन्हें, ठीक है। और जितना भी खजाना था, यानी कि जो भी टैक्सेस आए थे ना, उनका ये एकदम मोबाइल ख़रीद रहे हैं, परफ्यूम खरीद रहे हैं, अच्छे अच्छे खाना खा रहे हैं। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मोबाइल खाने जैसा कुछ नहीं, मतलब बहुत लग्जरी लाइफ जीते थे उस वक्त के टाइम में, ठीक है। तो एक कहानी मैं आपके साथ ना शेयर करता हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब वीडियो में आकर आपके साथ शेयर करूँ फेस टू फेस, ठीक है। तो मैं अब आता हूँ 3, 2, 1। अरे सर, आप इतने मोटे हैं। ठीक है, चलो देखो स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। तो स्टोरी हुआ ना ये कि जो लोअर मिडिल क्लास थे वो तो बहुत ज़्यादा परेशान थे फ्रांस में। तो
जो राजा था वो भी अपना एकदम बैठ कर रील्स देखता था, टिकटॉक चलाता था, मतलब मजाक कर रहा हूँ, मतलब टाइम पास करता था पूरा। ठीक है। तो सारे लोग तो परेशान थे क्योंकि कुछ पैसे ही नहीं थे कुछ खाने के लिए। ठीक है। तो जब ना फ्रांस में जो किला था जहाँ पे राजा और रानी रहते थे ना, तो उस किले के पास कुछ लोग आए नीचे, मतलब बहुत सारे लोग आए। औरतें आई अपने बच्चों को लेके, औरतों का हालत ख़राब, पूरा पतला, और बच्चे जितने भी थे सारे कुपोषित। कुपोषित मतलब उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता था, तो सभी बहुत पतले दुबले थे। सब आया नीचे। ठीक है। तो रानी निकली एकदम पूरा बन ठन कर निकली, मतलब महल से वो बालकनी से देख रही थी। ठीक है। तो बालकनी से वो निकल के देखी और पूछी अपने नौकर से, ये सब क्यों खड़े हैं यहाँ पे? तो जो उसकी दासी थी, यानी कि जो नौकरानी थी, वो बोली आप खुद इनसे पूछ लो ना क्यों खड़ी है। तो रानी ऊपर से ही पूछती है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों खड़ी हो तुम लोग यहाँ पे? तो नीचे से मतलब ऐसे ऐसे करके बोल रहा है कि मतलब भूख लगा, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब, बच्चों का, लोगों का, औरतों का, बूढ़ों का, सभी का हालत ख़राब, खाने के लिए खाना नहीं था, कुछ भी अन्न नहीं था। तो जब वो पूछी क्या हुआ तुम लोग यहाँ पे, मतलब क्यों खड़े हो, क्यों, किस बात का प्रोटेस्ट है? तो नीचे से वो मतलब और एक औरत बोली कि कुछ भी खाने का नहीं है, कुछ भी खाने का है ही नहीं, थोड़ा सा भी ब्रेड नहीं है खाने का। तो पता है क्या बोली, वो ऊपर से देख रही थी, बोली ओ ब्रेड नहीं है खाने के लिए, अच्छा ब्रेड नहीं है ना, तो एक काम करो तुम लोग जाके केक खा लो। ये सच इंसिडेंस है। ठीक है। ये सही ये सच बात है। ठीक है, ऐसा हुआ था। ठीक है, जब उनसे पूछा ना कि जब वो बोली कि कुछ भी नहीं है खाने के लिए, तो ऊपर से बोली ना कि अगर कुछ ब्रेड नहीं है खाने के लिए तो केक खा लो। मतलब इतना नॉनसेंस, मतलब सेंस है ही नहीं। ठीक है, इस तरीके का हो गया था, ऐसा बोली थी। और वो कितना अजीब हुआ होगा वो मोमेंट उस भूखे लोगों के लिए, क्योंकि ये तो रानी थी, ये कभी गरीबी देखी ही नहीं थी और इसे पता ही नहीं था गरीबी होता क्या है। ठीक है, चलो बैक टू द चैप्टर। अच्छा लगा मिलकर, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, ऐसे ही मिलते रहेंगे। हाँ, तो नाउ बैक टू द एक्सप्लेनेशन। अब देखो ये एक स्टोरी है। ठीक है, ये स्टोरी है, यहाँ पे कुछ औरतें हैं जो कि तोप वोप लेके सब राजा के किला के सामने खड़ी है। सभी के हाथ में वेपन्स है, हथियार है, तलवार है, फरसा है, जो भी भाले हैं, सभी कुछ है। ठीक है, अब पढ़ता हूँ ये स्टोरी को। ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, मैरी एंटोनिटी, जो कि वहाँ की रानी थी, वॉज द क्वीन ऑफ फ्रांस। एट फर्स्ट सी वॉज पॉपुलर, जब वो स्टार्टिंग में वो बहुत पॉपुलर थी, बट हर एक्स्ट्रा वेगेंस सून टर्न पीपल अगेंस्ट हर। पर उनका घमंड और उनका जो प्यार है वो लोगों के लिए नहीं था बिल्कुल भी। इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, ऑन हियरिंग द डैट प्रेसियंस, मतलब पेरिस के जो लोग थे वो राइटिंग ओवर ब्रेड, मतलब ब्रेड नहीं था ना, खाने के लिए नहीं थे ना, तो ये सब राइट कर रहे थे, मतलब दंगे कर रहे थे, ब्रेड शॉर्टेज। सी इज़ बिलीव टू सेड, और ऐसा माना जाता है कि वो बोली थी कि लेट देम ईट केक, कि मतलब तुम लोग केक क्यों नहीं खा लेती। देख लो, अभी जो मैंने स्टोरी बताया ना, यहाँ पे है वो स्टोरी। कितना मतलब अजीब था। अब आई होप आपको हिस्ट्री पढ़ के थोड़ा मोड़ा मज़ा आ रहा होगा। The common masses gathered in thousands on the street of Paris on 14th जुलाई। 14 जुलाई को जितने भी कॉमन पीपल हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान थे ना, वो सारे लोग आ गए थे रोड में, मतलब रास्ते में। ठीक है, कब आए थे? तो ऑन 14 जुलाई 1789 को। एंड ब्रोक ओपन द स्टेट प्रिजन, और जेल को तोड़ दिए। कहाँ पर? बेस्टिल, BASTILL, बेस्टिल, ये आप नाम याद रखना। जो बेस्टिल का जेल है ना, उसको पूरा तोड़ दिए थे। बेस्टिल द सिंबल ऑफ मोनार्की वॉज ओवरथ्रोन। ठीक है, उस जेल के अंदर ये सारे लोग घुसे और पूरे जेल के अंदर जितने भी कैदी थे ना, सभी को रिहा कर दिए और बोले कि चलो अब मिल के ना इन राजाओं को सबक सिखाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है सेम इंसिडेंट हुआ था इंडिया में भी। इंडिया में भी ना, जब भगत सिंह जेल में थे ना, तो उनको 2 दिन पहले ही फांसी दे दी गई थी, क्योंकि जो बाहर में लोग थे ना, वो सब इतने ज़्यादा मतलब उग्र हो चुके थे ना, कि मतलब अगर भगत सिंह को जिस डेट पे फांसी देना था ना, अगर उस दिन पर फांसी अगर देते ना, तो उससे पहले कुछ इंसिडेंट्स हो जाता बहुत बुरा, बहुत बुरा, मतलब कि किला तोड़कर उन्हें बचा लिया जाता। ठीक है, और जितने भी अंग्रेज हैं ना, सभी को मार देते लोग।
तो ये इसी यही यहाँ से हिस्ट्री से फ्रेंच लोग ने जो कि हैं अंग्रेज सब वो ये बात सीखे कि नहीं, एकदम नहीं, बेस्टिल वाला इंसिडेंस हो जाएगा, इसीलिए पहले ही भगत सिंह को फांसी दे दो। ठीक है, तो इसीलिए भगत सिंह को 2 दिन पहले ही फांसी दे दिया बिना किसी को बताए हुए। चलो बैक टू द चैप्टर। द फॉल ऑफ द बेस्टिल वॉज द विक्ट्री ऑफ फॉर द फ्रेंच पीपल। और जो बेस्टिल का जो किला था उसको गिराने के बाद फ्रेंच पीपल बोले कि चलो अब हम लोग को एक आज़ादी मिल गई। हु रोज अप अगेंस्ट द ओल्ड ऑर्डर्स, द किंग एंड द क्वीन वेयर एग्जीक्यूटेड इन पब्लिक। फिर बाद में जो किंग था लुइस 16 और क्वीन जो थी लुइस 16, दोनों को बुलाया और द पब्लिक में, मतलब बीच चौराहे पर हज़ारों लाखों लोगों के बीच में क्या किया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, मार दिया। कैसे मारा अभी मैं आगे बताता हूँ। फ्रेंच monarchy was abolished and French became a republic with liberty, equality and fraternity as its guiding principle। तो 3 चीज़ों पर फ्रांस को जो है वो इंडिपेंडेंस मिले। 3 मेन चीज़ें, रिपब्लिक मतलब एकदम स्वतंत्र है यहाँ के लोग, रिपब्लिक, इक्वलिटी, ठीक है, रिपब्लिक विथ लिबर्टी मतलब स्वतंत्र है आज़ादी से, मतलब आज़ाद है ये सभी। इक्वलिटी मतलब सभी कोई इक्वल है। और फर्टर्निटी, फर्टर्निटी का मतलब होता है कि मतलब भाईचारा, आपसी मतलब भाईचारा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये फर्टर्निटी, तो ये 3 चीज़ों में वो सब आज़ाद हो गए। क्लियर। अब देखो ये वाला जो है ना, ये इमेज देखो कितने सारे लोग हैं। ये तो बेस्टिल का किला तोड़ा था, देखो द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल, ये जो बेस्टिल का जेल था इसे तोड़ा था। आप देखो कि कितना बड़ा ये जेल है और इस जेल को पूरा तोड़ के लोग ना तहस नहस कर दिया। और दूसरा पिक्चर है पब्लिक एग्जीक्यूशन ऑफ लुइस 16। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको बहुत बढ़िया से डिटेल में बताता हूँ। देखो एग्जीक्यूट का मतलब तो मारना, और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में है ना, देखो ये राजा है, ठीक है, तो इसे मार कैसे रहे भाई, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो इसके मारा गया था गिलेटिन से। गिलेटिन होता क्या है, लेट मी शो यू। ओके, देखो ये जो है ना, ये चीज़, ये गिलेटिन है। इसमें ना आदमी का सिर रखता है यहाँ पे और ऊपर से एक बहुत ही धारदार ब्लेड से ना इसे छोड़ दिया जाता है ऊपर से ही, और खच्चैक से ना पूरा सिर, हाँ देखो यहाँ पर सिर रहता है, यहाँ पे जो होल बना हुआ है इसमें सिर डाला जाता और ऊपर से ये धारदार ब्लेड को, ये जो रस्सी है ना, यहाँ से रस्सी रिलीज़ कर दिया जाता और सीधा 1804 और 1804 में बोला कि हम ही हैं अब फ्रांस के राजा। फ्रांस बिकम अ पावरफुल नेशन इन यूरोप अंडर नेपोलियन। और नेपोलियन जब राजा थे ना, फ्रांस बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ। But this time it was more of a constitutional monarchy rather than an autocracy. Napoleon restored order in France. Restored मतलब कि वहाँ पे बहुत अच्छे लॉ, मतलब कि कानून बनाए और सभी कुछ अच्छे से चल रहा था। He changed the tax system and instituted new law called the Napoleonic Code। और फिर वो जो टैक्स था पहले लुइस 16 के टाइम में, जिसमें कि सिर्फ नीचे तबके के लोगों को टैक्स देना पड़ता था, तो जब ये राजा बने ना तो ये ऐसा कर दिया कि सभी तबके को मतलब ऐसा टैक्स देना पड़े कि किसी को बर्डन ना लगे। अगर कोई 10 रुपये कमाता है ना तो उसे 50 पैसे मतलब 1 रुपया उससे टैक्स लेते थे, मतलब किसी को बर्डन नहीं लगता था। और उस टैक्स को कहते थे नेपोलियनिक कोड। This code of law was applicable all over France, and it made put an end to privilege of the nobles। और nobles जो कि बड़े क्लास के लोग थे उन्हें मतलब उन्हें भी टैक्स देना पड़ता था। नेपोलियन वॉज वेरी एम्बिशियस, ये बहुत मेहनती एकदम एम्बिशियस पर्सन थे। ही वेंट ऑन टू कॉन्कर टेरिटरीज आउटसाइड फ्रांस। और एकदम जीत रहे हैं राजा बनने के बाद, बाहर में जितने ज़मीनें सब से लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। France had imposed French system in the conquered lands of Italy, Spain and Germany. It was also a time when the idea of equality, liberty, which Napoleon had brought with him, were spreading all over Europe. People were rising against any autocracy system which opposes the idea of liberalism or equality. The countries of Europe, inspired by the idea of nationalism, rose against him. तो मतलब कि ये अपने तरह से ना पूरे सभी को रूल करना चाहते थे। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ कि सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे ना, द कंट्रीज़ ऑफ यूरोपियन इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म रोज अगेंस्ट हिम। ही वॉज सेंट टू एग्जाइल, इसे वनवास भेज दिया गया, बट रिटर्न द फॉलोइंग ईयर, बट 1 साल के बाद ये वापस आ गए इन 1815 फॉर अ पीरियड कॉल्ड द 100 days। और ये मतलब वापस आ गए थे फिर।
He was finally defeated at the famous Battle of Waterloo in 1815 by the Duke of Wellington and again sent to exile. देखो, जैसे कि इंडिया में क्या है कि कोई भी मार धाड़ होना था, कहीं पे युद्ध होना था, तो राजा क्या बोलते थे, आ जाओ पानीपत का मैदान में। इसलिए बोलते थे ना, आ जाओ पानीपत का मैदान में, कि वहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा होता था, आराम से मार धाड़ होती थी, फिर जो जीतता था वो जीत ही जाता था। ठीक है, तो बहुत सारे बैटल हुए हैं पानीपत में, तो 3 बैटल्स जो हैं वो मोस्टली इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही ना यूरोप में है वाटरलू का फील्ड, यहाँ पे है ना वाटरलू, तो वाटरलू का फील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस फील्ड को, वाटरलू के फील्ड को ना ये जीते थे, मतलब उसमें मतलब ये वॉर किए थे ड्यूक ऑफ विलिंगटन से, जिसमें कि नेपोलियन बोनापार्ट हार चुके थे। ठीक है, और उसे फिर से भेज दिया गया एग्जाइल मतलब वनवास। The territories which were far occupied by the French were redistributed among the powerful and influential empire of the day। और फिर बाद में जो इन्होंने कब्जा किया था वो बाद में डिस्ट्रीब्यूट हो गया लैंड, जो भी राजा थे उनके बीच में। द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज अ हिस्टोरिक इवेंट एंड इंस्पायर्ड पीपल ऑल ओवर यूरोप। इट स्प्रेड द आइडिया ऑफ, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उससे ये आइडिया स्प्रेड हुआ कि हमें लिबर्टी रहना है, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का मतलब वही कि सभी मिलजुल कर भाईचारा से साथ, एंड जनरेट द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड वननेस इंस्पायर्ड पीपल, कि हम लोग को मिलकर रहना चाहिए और मतलब सभी को एक दूसरे को इंस्पायर करना चाहिए, ये सारी बातें लोगों को अच्छी लगी। इंग्लैंड एंड फ्रांस वर द फर्स्ट कंट्री इन यूरोप टू इमर्ज एज इंडिपेंडेंट नेशन। तो पहले तो इंग्लैंड, उसके बाद फिर फ्रांस जो है ये इंडिपेंडेंट नेशन खुद को घोषित किया। द ईयर 1848 इज़ नोन एज द ईयर ऑफ रिवॉल्यूशन। जो 1848 था ना, उसे कहा, उस साल को कहा गया ईयर ऑफ रिवॉल्यूशन, क्रांति का साल, which was with over 50 countries in Europe and Latin America affected, beginning with the revolutionary wave that swept through France, Italy and Germany, succeeded in establishing their nation in 1871। तो स्टार्टिंग में तो दिक्कतें होती हैं, कोई भी अगर आप रिवॉल्यूशन करोगे मतलब क्रांति लाओगे तो, क्योंकि लोग आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो वही हुआ, तो इसमें वॉर हुआ और इतने सारे कंट्री अपने आप को फिर आज़ाद किए और ख़ुद को मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित किए। तो दिस वाज द होल चैप्टर। मैंने 2 चैप्टर इस लेसन में ना, मतलब इस चैप्टर में 2 लेसन है, एक तो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन और दूसरा था अमेरिकन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप दोनों आपको समझ आ गया होगा और थैंक यू सो मच अगर आप मुझे यहाँ तक सुन रहे हो। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको हिस्ट्री क्या आसान लग रही है या बर्डन टाइप का है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। आप प्लीज़ नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ना मेरे से, बहुत मज़ा आएगा पढ़ के। थैंक यू।